हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद सुनील कुमार में। आज हम पढ़ने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य में नायंकर और आयंगर व्यवस्था के विषय में। विजयनगर साम्राज्य में नायंकर व्यवस्था का वही स्थान है जो दिल्ली सल्तनत में इक्ता व्यवस्था का था। जैसे दिल्ली सल्तनत में इक्ता व्यवस्था ने दिल्ली सल्तनत में और तुर्कों के आरंभिक शासन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक उसी तरह से विजयनगर साम्राज्य में नायंकर व्यवस्था ने भी विजयनगर साम्राज्य में राजाओं को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो हम आज देखने वाले हैं सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य में नायंकर व्यवस्था का स्वरूप क्या था और उसकी कार्यप्रणाली, उसकी विशेषताओं के विषय में। फिर हम बात करेंगे आयंगर व्यवस्था की कि वह क्या थे। इन सब से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में और यह महत्वपूर्ण है भी। विजयनगर साम्राज्य हमेशा किसी भी एग्जाम में उससे क्वेश्चन उसके राजवंशों से और उनमें प्रशासनिक और जो अन्य आर्थिक नीतियाँ थीं उनसे संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य की। तो सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य को थोड़ा हम समझ लें तो आप सब जानते ही होंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दिनों में, और यह विजयनगर साम्राज्य लगभग 1565 तब तक अपने प्रमुख रूप से बहुत वैभवशाली था। हाँ, तो विजयनगर साम्राज्य लगभग 1336 में अपनी स्थापना से 1565 में तब तक प्रमुख रूप से बहुत प्रभावशाली रहा दक्षिण में, जब तक कि तालीकोटा के युद्ध में बहमनी साम्राज्य से टूटकर बिखरी हुई शक्तियों ने उसका अंत नहीं कर दिया। तो 1565 में तालीकोटा के युद्ध में, जो राक्षस टांगड़ी या फिर बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है, उसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन नहीं हो गया। तो 1565 में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया। इतिहासकार बताते हैं, खास करके सतीश चंद, कि 1565 के बाद भी विजयनगर साम्राज्य लगभग अगले 100 वर्षों तक उसका अस्तित्व कायम रहा, पर पहले के जितना वैभव और जो प्रभाव उसका था दक्षिण में, अब वह समाप्त हो गया था। तो ये तो था उसका विजयनगर साम्राज्य का शुरुआती उसका परिचय। अब हम देखेंगे नायंकर व्यवस्था। तो विजयनगर साम्राज्य में जो नायंकर व्यवस्था है, जैसा कि मैंने बताया, दिल्ली सल्तनत में तुर्कों की जो इक्ता व्यवस्था थी उससे काफ़ी मिलती जुलती है, पर उसमें काफ़ी विभिन्नताएं हैं, तो उसको हम देखेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य की जो नायंकर व्यवस्था है यह उसकी प्रांतीय व्यवस्था का हिस्सा थी। अब प्रांतीय व्यवस्था का हिस्सा मतलब है कि जैसे विजयनगर साम्राज्य में जो केंद्र में राजा था, या फिर सभी दिल्ली सल्तनत में भी सुल्तानों के समय, बादशाहों के समय केंद्र में हमेशा राजा होता ही था। तो राजा के बाद इसका प्रशासन एक तो केंद्रीय प्रशासन था, एक प्रांतीय प्रशासन होता था। तो हम विजयनगर साम्राज्य की बात कर रहे हैं, तो विजयनगर साम्राज्य का जो केंद्रीय प्रशासन है इसका प्रमुख होता था जो राजकुमार था, वह विजयनगर साम्राज्य में केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख था। और जबकि जो प्रांतीय प्रशासन है, प्रांतीय प्रशासन में एक गवर्नर होता था जो प्रांतों में राजा का प्रतिनिधि था, और इसी गवर्नर के नीचे प्रांतीय व्यवस्था में नायंकरों का अस्तित्व था, और वह अपना सैनिकों की सेवा दे करके राजा को मदद करते थे। तो इसी गवर्नरों के अधीन प्रांतीय व्यवस्था, वो नायंकर व्यवस्था चलती थी। ये जो गवर्नर हैं इन्हें दंड नायक भी कहा गया है विजयनगर साम्राज्य में। तो इस तरह से प्रांतीय व्यवस्था में गवर्नरों के अधीन या उनके नीचे नायंकर कार्य करते थे। अब नायंकर व्यवस्था की थी क्या, तो इसमें नायंकर व्यवस्था के संबंध में दो तरह के मत हैं। पहला, एक इतिहासकारों का कहना है कि नायक वस्तुतः भूसामंत है,
नायक भू सामंत थे जिन्हें उनके वेतन के बदले और जो सैनिक रखते थे उन सैनिकों के खर्च के लिए और उनके वेतन के बदले में नायकों को एक भूखंड दिया जाता था, जिससे प्राप्त होने वाली आय से उनका वेतन भी मिलता था और सैनिकों का खर्च भी वह चलाते थे। तो वेतन के बदले और सैनिकों के रख रखाव के लिए जो भूखंड दिया जाता था, यह ठीक वैसे ही है जैसे दिल्ली सल्तनत में इक्तादारों को इक्ता दी जाती थी, तो इक्तादार भी उसी से अपना वेतन पाते थे और साथ में सैनिकों का खर्च भी चलाते थे। पर यहाँ नायंकरों के विषय में एक बात अलग है कि नायंकरों को यह जिम्मेदारी थी कि कुछ हिस्सा वह सुल्तान राजा को हमेशा देते थे, यह निश्चित रहता था। तो यही जो भूखंड है, यह भूखंड अमरम कहलाता था, जो उन्हें मिलता था अपने वेतन और सैनिकों के खर्च के लिए, वह भूखंड अमरम कहा जाता था। और इसका उपयोग करने के कारण जो ये नायक थे, यह अमर नायक कहलाते थे। तो यही थी नायंकर व्यवस्था। और एक और मत इतिहासकारों के अनुसार जो विजयनगर कालीन सेना नायक थे, इन्हीं सेना नायकों को नायक कहा गया है। तो इस तरह से नायकों के संबंध में दो तरह के जो मत थे, यह मैंने बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ रहे होंगे कि एक तो कि जो सैनिक थे, जो नायक थे, वो अमरम भूमि का उपयोग करते थे, उससे अपना खर्च निकालते थे और अपने सैनिकों का भी खर्च चलाते थे। और साथ में एक निश्चित भू राजस्व जो राजा द्वारा तय किया गया रहता था, उसे राजकोष में जमा भी करते थे। और इक्तादार भी ठीक उसी तरह से देते थे, पर इक्तादार यदि उनके वेतन से अधिक आय इक्ता से होती थी तभी वह राजकोष में जमा करते थे, और नहीं तो नहीं करना पड़ता था। पर नायकों के लिए उनका इसके भू राजस्व का कुछ हिस्सा देना आवश्यक था। तो इस तरह से दो तरह के मत हो गए हैं। अब 16वीं शताब्दी के मध्य में विजयनगर साम्राज्य में नायकों की संख्या लगभग 200 बताई गई है। तो इनकी संख्या 16वीं सदी के मध्य में, यह पिछली ही बार यूजीसी नेट जून 2025 में ही पूछा गया था, मुझे लगता है, नायकों की संख्या भी, और एकदम सेम इसी तरह से। तो 16वीं शताब्दी के मध्य में जो नायकों की संख्या थी वह लगभग 200 थी। और यह संख्या बताता है हमें एक पुर्तगाली यात्री नूनीज ने बताया है कि विजयनगर साम्राज्य में नायकों की जो संख्या थी वह लगभग 200 थी। और इन नायकों में ज़्यादातर जो नायक थे उनकी संख्या तमिलनाडु में सर्वाधिक थी, और तमिलनाडु में ही हमें सर्वाधिक नायक देखने को मिलते हैं। तो अब हम नायंकरों के दायित्व की बात करते हैं। तो दायित्व में या फिर उनका क्या कर्तव्य था राजा के प्रति, इनमें एक बात आपको समान दिखेगी, खास करके दिल्ली सल्तनत में इक्तादारों का और उत्तर भारत में जमींदारों का, और विजयनगर साम्राज्य में नायंकरों के तीनों के दायित्वों में, उनके कर्तव्यों में एक बात आपको समान दिखेगी। वह यह है कि इन सभी को राजा की सहायता के लिए एक सेना रखनी पड़ती थी। यह अनिवार्य था। यह इक्तादारों के लिए भी यह बात लागू होती थी, और जमींदारों के ऊपर भी, जो राजपूतों के अधीन उत्तर भारत में कार्यरत थे, या बाद में तुर्कों और फिर मुगलों के शासनकाल में भी जो भी जमींदार थे या फिर जागीरदार थे या फिर मनसबदारों की अगर हम बात करें, तो उनके लिए भी यह लागू होता था। उन सभी के कर्तव्यों में एक बात समान दिखती है कि उन सभी को राजा की सहायता के लिए एक निश्चित सेना रखनी पड़ती थी, और सेना का खर्च भी वह उसी भूमि से, नायंकर अपनी अमर नायक भूमि से, इक्तादार अपनी इक्ता से, और जमींदार अपनी जमींदारी से उसका खर्च चलाता था। तो यह तो नायकों के दायित्व में सभी पर लागू होती है। पर नायकों के कुछ और दायित्व भी थे, जैसे कि नायक जो अमरम भूमि थी उससे प्राप्त भू राजस्व का एक हिस्सा केंद्रीय खजाने में जमा कराते थे। तो भू राजस्व का एक हिस्सा केंद्रीय खजाने में नायकों को जमा कराना पड़ता था, यह निश्चित किया गया था। और इक्तादार भी अपनी इक्ता से होने वाली जो वेतन के से अतिरिक्त होने वाली जो आय थी,
उस आय से जो अतिरिक्त भू राजस्व मिलता था, जो फवाजिल कहलाता था, उसे भी इक़्तिदार जमा कराते थे केंद्रीय खजाने में और नायंकर भी ऐसा करते थे। तो यह बातें दोनों में लगभग समान हैं। और शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना और साथ में चोरों पर नियंत्रण भी यह नायकों का कार्य था। तो नायक जो थे वह अपने अमरम भूमि में शांति और सुरक्षा बनाए रखना और साथ में यदि चोरी होती है तो उस पर भी कठोर नियंत्रण बनाए रखना, क्योंकि यदि कोई चोरी उनके क्षेत्र में होती थी तो उसके लिए वही जिम्मेदार माने जाते थे और उस नुकसान की भरपाई भी उन नायकों से ही राजा करता था। तो इस तरह से ये दायित्व नायंकरों के थे और लगभग कुछ इसी तरह के दायित्व आपको इक़्तिदारों के भी दिखेंगे। तो लगभग ये बातें उन सभी में समान हैं। दिल्ली सल्तनत की इक्ता व्यवस्था से इसकी समानता करते हुए मैं इसको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अब जिस हिसाब से पैटर्न है खास करके यूजीसी नेट का, उसमें समानताओं के हिसाब से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो यदि आपको ठीक से पता नहीं है तो फिर वो दिक्कत हो जाती है, फिर आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए किसी भी व्यवस्था को यदि किसी से उसका थोड़ा बहुत समानता मिलती है तो आप उसको ज़रूर जानते रहें। इससे बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन को समझना और उसमें क्या गलत है और क्या सही है इसको जानना भी। तो देखिए, अब हम नायकों की विशेषताओं की बात करेंगे। तो अब नायकों की विशेषताओं से ही दिल्ली सल्तनत में जो इक़्तिदार थे उनसे स्पष्ट हो जाएगा कि उनमें और इनमें अंतर क्या था। अब तक कुछ समानताएं जो दिखी हैं, जो हमने दिखाई, खास करके उनके कर्तव्यों में और राजकोष में जो अतिरिक्त राजस्व है जमा करने में। पर अब इनमें जब देखें तो इनका पद वंशानुगत होता था। जो एक नायक थे इनका पद वंशानुगत होता था। मतलब है कि एक पीढ़ी में कोई नायक है और उसके बाद उसके पुत्र को नायक बनाया जाता था। इस तरह से यह व्यवस्था चलती रहती थी पीढ़ी दर पीढ़ी। और जबकि इक़्तिदारों के विषय में यदि आप देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत में किसी भी सुल्तान ने, खाली फिरोज तुगलक को यदि आप छोड़ दें जिसने इसको वंशानुगत बनाया था, तो लगभग पूरे दिल्ली सल्तनत में जो इक्ता व्यवस्था है वह वंशानुगत नहीं थी। उसे छीना जा सकता था, उसे इक्ता मतलब वंशानुगत तो नहीं थी। किसी को भी उसकी योग्यता के आधार पर जो इक्ता थी मिलती थी और फिर उसके बाद उसके मरने के बाद उसके पुत्र को नहीं दी जाती थी, उसे छीन लिया जाता था। पर यहाँ नायकों के विषय में यह बात अलग है कि उनके पद वंशानुगत रहते थे और वंशानुगत पदों से इन नायकों की यदि आप समानता देखना चाहें तो भारत में, उत्तर भारत में जमींदारों से इनकी समानता दिखती है कि जमींदारों के पद भी हमेशा वंशानुगत रहे। चाहे वह तुर्कों के समय में देखें चाहे मुग़लों के समय में, थोड़े बहुत बदलाव थे पर ज़्यादातर उनके जो पद हैं वह हमेशा वंशानुगत थे इन नायकों की तरह। दूसरा, नायकों की विशेषताओं में यह था कि ये अस्थायी थे। इनका एक ही जो मिलता था, जो अमरम भूमि जो दी जाती थी उसी पर शासन करते थे। ऐसा नहीं है कि इनका स्थानांतरण हो जाता था। इनका स्थानांतरण के बहुत का वो नहीं है, ये अपने अमरम भूमि में अस्थायी रूप से रहते थे और वंशानुगत शासन करते थे। तो यही है, इनका स्थानांतरण नहीं होता था, जबकि इक़्तिदारों का स्थानांतरण होता रहता था। वो अस्थायी थे और जबकि ये अपनी अमरम भूमि में अस्थायी रूप से रहते थे। अब उसकी नायकों की विशेषताओं में हमने उसके दायित्वों में भी बताया था कि शांति एवं न्याय की स्थापना करना अपने अमरम भूमि में उनका कर्तव्य नायकों का था। तो ये उनकी विशेषताओं में भी है। शांति और न्याय की स्थापना, चोरी रोकना, कृषि भूमि का विस्तार, ये सब कार्य नायकों के अपने क्षेत्र में थे और अन्य भी बहुत से उनके कार्य थे, उनकी विशेषताएं थी। तो ये तो महत्वपूर्ण था जो हमने बता दिया है। देखिए, नायंकर व्यवस्था को समझने के बाद अब आयंगरों को समझना उतना मुश्किल नहीं है, यह बहुत आसान है और इसमें एक दो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। जबकि जो नायंकर व्यवस्था थी वह उसका स्वरूप थोड़ा अधिक जटिल था, तो उसमें कई बातें थी, पर इसमें काफ़ी आसान है। तो जो आयंगर थे, ये आयंगर थे यह ग्रामीण प्रशासन की देखभाल के लिए नियुक्त किए जाते थे। तो
जहाँ नायंकर जो थे वह प्रांतीय व्यवस्था का हिस्सा थे और उनका जो प्रशासनिक क्षेत्र है वह काफ़ी बड़ा था। पर ये जो आयंगर हैं यह एक गांव के प्रशासन की देखभाल के लिए कुछ व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती थी जो आयंगर कहलाते थे। तो ग्रामीण प्रशासन की देखभाल के लिए सरकार द्वारा 12 व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती थी। तो इनकी नियुक्ति आयंगरों की सरकार करती थी और इनकी संख्या आयंगरों की 12 होती थी। तो एक गांव में जैसे ग्राम पंचायत है, जो ग्राम पंचायतों का समूह है, तो वैसे ही विजयनगर साम्राज्य में ग्राम पंचायत के विभिन्न जो कार्य होते थे, जैसे कृषि का कार्य है, सफाई है, स्वास्थ्य की देखभाल है, तो और राजस्व की वसूली है गांव में। तो कुछ इसी तरह के कार्यों के लिए 12 अलग अलग व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती थी। तो यही आयंगर कहलाते थे। तो यही जो व्यक्ति हैं ये आयंगर कहलाते थे। इनकी संख्या याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें दो ही बातें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि आयंगर ग्रामीण प्रशासन की देखभाल करते थे और इनकी संख्या 12 थी, ये हो गया। और उसके बाद इनके आयंगरों के पद भी अनुवांशिक होते थे। जैसे नायकों के पद अनुवांशिक थे और जमींदारों के पद भी अनुवांशिक होते थे, ठीक उसी तरह जो आयंगरों का पद है वह भी अनुवांशिक होता था, और जबकि इक़्तिदारों के पद अनुवांशिक नहीं होते थे। तो आयंगरों का जो पद है वह अनुवांशिक होता था। और एक बात और है कि जो आयंगर हैं वह अपने पदों को बेच या गिरवी रख सकते थे। तो ये हो गया। आप समझ गए होंगे कि आयंगर व्यवस्था की देख जो है वह ग्रामीण प्रशासन के लिए है। सरकार द्वारा 12 व्यक्तियों की जो नियुक्ति की जाती थी वही आयंगर कहलाते थे और इनके पद अनुवांशिक होते थे और ये अपने पदों को बेच या गिरवी रख सकते थे। तो इस तरह से विजयनगर साम्राज्य में ये आयंगर और नायंकर व्यवस्था हो गई। और इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके क्या यह अनुवांशिक थे या नहीं थे, और किस मतलब कौन से प्रशासनिक देखभाल करते थे। तो यही सब इनसे पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।